हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे MSO 001। ये एक नई बुक है समाजशास्त्र की और MA की है। ठीक है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र सिद्धांत और संकल्पनाएं बुक का नाम होगा, आपको पता होगा। और पहला चैप्टर है आज, जिसका नाम है सामाजिक सिद्धांत और इसका संदर्भ। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने की बात है, तो कोई भी देख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने कुछ हाइलाइट्स किए हुए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, कुछ हाइलाइट्स है, ये हमें पढ़ने हैं, पढ़ते हुए चले जाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सामाजिक सिद्धांतों के बारे में। कि जैसे कि आप पढ़ते हो, जो भी समाजशास्त्री है, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट जिसको आप कह सकते हो, फिलोसोफर कह सकते हो, कुछ भी, जो भी आप बोलते हो। तो वो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे अपने विचार लेके आते हैं, उनके विचार कैसे बनते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे उसके लिए दो रीज़न बताए हुए हैं। पहला रीज़न होता है अंदरूनिक, ठीक है, अंदरूनी संदर्भ होता है। दूसरा रीज़न होता है बाहरी संदर्भ। इनका मतलब क्या होता है? अंदरूनी संदर्भ में मतलब होता है जैसे कि आपकी कोई पर्सनल विचार है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आपकी पर्सनल पर्सनल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अंदरूनी सोच। दूसरा होता है बाहरी संदर्भ, ये डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, तो बेशक आपका कोई उस पर निजी राय ना हो, आप उसके बारे में भी सोचते ना हो, लेकिन आपकी फैमिली में बात ज़रूर होती है इस चीज़ को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। तो ये आपका क्या है, इन्वायरमेंटल हो गया कि आपकी फैमिली में किसी पार्टी को तो समर्थन करेंगे, किसी पार्टी के बारे में गलत बोलते हैं, आलोचना होती है, तो उसको हम इन्वायरमेंटल, आपका जो विचार है उसको कहते हैं। इसी को हम सिद्धांत कहते हैं। आपके सिद्धांत आपको पता भी नहीं होता, वो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि फैमिली में कोई किसी पार्टी की समर्थन करता है तो आप भी उसी पार्टी के और होने लगते हैं, ना चाहते हुए भी आपको, आप उसकी तरफ खींच चले जाते हैं कि यार हाँ ये सही है, क्योंकि हम उस पार्टी के सिर्फ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। और दूसरी पार्टी के नेगेटिव पॉइंट्स ही हमें याद रहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हम उसके बारे में याद नहीं रखते। तो ये होता है हमारा आइडियोलॉजी, जो हमारी फैमिली में या हमारे समाज के द्वारा हमारे अंदर भेजा जाता है, हमारे अंदर आता है। दूसरा होता है खुद की सोच। और कुछ ही लोग होते हैं, कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनकी फैमिली कुछ और बात करते हैं लेकिन उनके विचार उनसे सबसे अलग होते हैं। ठीक है, फैमिली कुछ और बात करती है लेकिन जो, जैसे कि आप हो, अगर आपके विचार सबसे अलग है तो ये आपकी पर्सनल सोच हो गई। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे कि मैं आपको बताया अभी अभी, जैसे कि हम वोटिंग की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या पता आपकी पार्टी किसी ए पार्टी को समर्थन कर रही हो, लेकिन आप नहीं, आप कहते हो कि नहीं हमारे लिए तो बी सही है, मेरे मेरे हिसाब से कि बी में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं युवा हूँ, तो मेरे हिसाब से बी वाली जो पार्टी है वो युवाओं के लिए ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा काम कर सकती है। और ये एक यंगस्टर्स है, या जो प्राइम मिनिस्टर बनने की सोच रहा है वो एक यंगस्टर है, मान के चलिए, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं अगर आपकी पर्सनल राय है किसी भी चीज़ को लेके। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ किसी भी दिमाग में आती है तो उसके पीछे दो रीज़न होते हैं, या तो आंतरिक या तो बाहरी। इसी को यहाँ पे हम सोशोलॉजिस्ट के रूप में देखते हैं कि जो भी समाजशास्त्री होता है ना, वो एक तो अपनी निजी सोच के आधार पे प्रभावित होता है, और दूसरा अपने आसपास का जो पर्यावरण है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है, वर्क करता होगा, जहाँ पे वो रहता होगा, उसे जहाँ पे उसका घर होगा, तो आसपास के लोग या परिवार के लोग कुछ ना कुछ विचार रखते होंगे और आप उससे कुछ ना कुछ तरीके से प्रभावित होते ही हैं। ठीक है, तो ये होता है, इनका भी सेम ही चीज़ होता है, जैसे कि हाँ ये भी तो इंसान ही है। तो यहाँ पे ये समझने की चीज़ है। उसके अलावा समाजशास्त्र सिद्धांत, समाजशास्त्री यानी सोशोलॉजिस्ट जो थ्योरीज होती है, किसी विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में जड़े होती है और उस संदर्भ से गहराई से प्रभावित होती है। सेम चीज़, यानी कि कोई भी जो सिद्धांत होते हैं आपके, वो किसी न किसी बात से प्रभावित होती है ना, आपकी आंतरिक या बाहरी सोच से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाजशास्त्र विचारक या सिद्धांतवादी को ऐसी सामाजिक स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है जहाँ से वह रहता है, या संबंध संस्कृति को समझने का प्रयत्न करता है। यानी कि जैसे कि देखो क्या होता है, कभी कभी हम बाहर घूमने जाते हैं, या आप ब्लॉगर्स को देखते हैं यूट्यूब्स पे,
तो वो भी सेम करते हैं, कहीं पे जाएंगे उसके वातावरण को देखेंगे और फिर खुद कुछ ना कुछ अपने बारे में बताएंगे वहाँ पे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ सही लगी, ये चीज़ ख़राब लगी। तो ये क्या है, उसका एक निजी सोच है। और उसने एक तो ये बताया कि हाँ ये जो है इन लोगों के विचार ऐसे हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, और ये पर्यावरण यहाँ का ऐसा है, यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्था चलती है। और फिर कुछ आप अपना बताओगे कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरीके से। तो समाजशास्त्रियों का भी सेम ऐसा ही होता है, जहाँ पे भी वो जाते हैं किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं, वो सभी एक जैसी चीज़ों को मतलब तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और अपना जो सिद्धांत है उसके प्रति बनाते हैं। वैसे ही हम भी करते हैं, नॉर्मली घर में भी देखते हैं, पार्टी को लेकर सिद्धांत बन जाते हैं अपने आप कि भाई नहीं ये वाले मेरे लिए सही है, या हम किसी और से प्रभावित होके उसको अपना जो है सिद्धांत मान लेते हैं कि नहीं ये सही है। उसके बाद समाजशास्त्री सिद्धांत समाजशास्त्री की उस संदर्भ पर प्रतिक्रिया है जिसमें वह रहता है या काम करता है। सेम चीज़, यानी कि जो वर्क प्लेस होता है जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वो उससे आपकी दिमाग में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप कहीं ना कहीं उससे प्रभावित रहते हो, ठीक है। या तो आप उसकी आलोचना करोगे अपनी जगह की, अपने समाज की, या तो फिर आप उसके पक्ष में रहोगे कि नहीं ये जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और छोटी सी चीज़, ये आप याद रखने की चीज़ है, वैसे इसमें टॉपिक में ही कहाँ पे भी कोई काम नहीं आएगा आपको। कह रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो सबसे पहले पश्चिम की जो विकासित देश है, विकसित देश है, वहाँ पे उत्पन्न हुआ। विकसित पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप्स वगैरह जो है, ठीक है, यूरोप की जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले समाजशास्त्र देखने को मिला। वहीं से ही ये सब्जेक्ट आपको पढ़ते हो, आप मिलता है आपको पढ़ने के लिए। और इंडिया में अगर बात करें तो ये 20 सेंचुरी में आया, ठीक है, 20वीं सदी में, यानी कि 1900 के बाद जो है आपको ये देखने को मिला। 1901, 20, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से देखने को मिला ये, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों के समय से ही हमने सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद एक व्यक्ति है यहाँ पे कॉम्ट, ये समाजशास्त्री है सेम, ठीक है। कॉम्ट का सिद्धांत विकसित सिद्धांत था। विकसित सिद्धांत था यानी कि उनका ऐसा मानना है कि जो समय है ना जैसे बदलता है वैसे ही चीज़ें बदल जाती हैं, है ना, डिमांड चेंज आती है चीज़ों की। पहले जो समय था वो अलग था, वहाँ पे डिमांड नहीं थी इतनी, और इसी वजह से इतना विकास नहीं था। लेकिन आज जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड ज़्यादा होने लगती है, और उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन जो है वो तेज़ करना पड़ता है। इसी के बारे में ये बात करते हैं, जिसमें ऐसे कानून का समावेश था जिनके 3 प्रबल चरण और अवस्थाएं हैं जो सार्वभौमिक होने के कारण सभी समाजों में लागू है। यानी कि कुछ ऐसे अवस्थाएं होती है, कुछ ऐसी ड्यूरेशंस होती है, टाइमलाइंस आप पढ़ते हो ना, जैसे कि टाइमलाइन होती है, जैसे कि हम बात करते हैं अर्ली मैथ्स की टाइमलाइंस, उसके बाद हम बात करते हैं एक दास प्रथा की टाइमलाइन आती है, उसके बाद हम बात करते हैं सामंतवाद की टाइमलाइन आती है, उसके बाद बात करते हैं पूंजीवाद की टाइमलाइन आती है। तो ये अलग अलग समय आता है, उसी हिसाब से इन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि टाइमलाइन बदलती रहती है, उसी को ये विकासवाद कहते हैं। जैसे कि धर्म जो है पहले सबसे ऊपर था, ठीक है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं था। लगभग 1300 सदी के आसपास की बात है ये, ठीक है। और वहाँ पे हम अलौकिक शक्तियाँ, धर्म, भगवान, इनके बारे में ज़्यादा विश्वास करते थे कि जो भी कुछ कह रहा है ना भगवान के बारे में, हमने आँख मीच के उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन फिर एक और दौर आता है जिसको हमने बोला अलौकिक चरण, ठीक है, ये 1300 से 18 सदी के आसपास में आपको देखने को मिलता है, जिसमें मनुष्य और समाज के बारे में हर बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति को जिम्मेवार ठहराया गया है। लेकिन नेचर के बारे में यहाँ पे सोचना शुरू हो गया, भगवान नहीं। पहले तो ये कहते थे कि भगवान करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर बाद में जो एक अलग दौर आया उसमें हमने देखा कि नहीं, भगवान को लोगों ने उस समय नहीं सोचा कि भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं। इस वाले दौर में हमने भगवान को देखा कि जो भी काम करता है भगवान ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रकृति को हमने सोचना शुरू किया कि प्रकृति का प्रकोप, ऐसे ही शब्द हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ये प्रकृति ख़राब हो रही है, उसका सिग्नल जो आता है आपको, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल आपको ये अलौकिक में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद के चरण के बारे में, ठीक है। प्रत्यक्षवाद यानी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रत्यक्ष यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा जो भी चीज़ें हो रही है। जैसे कि हम बात करते हैं एविडेंस की, आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में आप देखते हो कि कुछ भी जो भी जज होते हैं वहाँ पे एविडेंस के तौर पे आपकी रिपोर्ट या जो भी फैसला होता है वो सुनाया जाता है। जैसा आपका एविडेंस होगा, जिस हिसाब से आपके पास सबूत होंगे, उसी पे ही वो बिलीव करते हैं। वैसे ही आपकी बातों पे भगवान है या नहीं है उस पर उनका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं रखते उस चीज़ों से। तो ये 18 सदी की बात है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद।
इसमें क्या है, आप यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली, साइंस, ठीक है, हर एक चीज़ साइंस में कन्वर्ट हो गई, लोग इस पे ज़्यादा विश्वास करने लगे ना कि किसी की कही बातों पे, है ना। अभी आप, मैं आपसे कुछ भी बोलूँगा तो आप कहोगे कि इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्यों कह रहे हो आप ऐसा, क्या साइंस है, कहाँ पढ़ा है आपने। तो ये जो हम शब्द करते हैं ना यूज़ कि कहाँ पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि साइंस यहाँ पे आ रहा है कि लिखा हुआ है कहीं पे, या कोई प्रूफ है आपके पास इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, है ना। तो ये प्रत्यक्षवाद का देन है ना। ये धीरे धीरे करके समय बदला, पहले हमने ऐसे ही कुछ भी बोला किसी ने कि भाई ये पूजा कर लो, हमने विश्वास कर लिया, लेकिन आज हम ये कम नहीं करते। हम कहते हैं कि क्यों भाई, पूजा से ये क्या ठीक हो जाएगा, मेरा जो दोष है। बहुत से लोग इस पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते, मेरे जैसे, है ना। मैं प्रत्येक बात पे विश्वास करता हूँ कि प्रूफ होना चाहिए, सब चीज़ का नहीं होता, कुछ बातें ऐसी है जिसका हम प्रूफ नहीं दे सकते। जैसे कि बात करते हैं कि चिड़िया पहले आई है अंडा, या चिड़िया कह रहा हूँ, या जैसे मुर्गी पहले आई है अंडा, तो वो एक बात फालतू की है, उसका कोई जवाब ही नहीं है, उसके ऊपर कोई फैक्ट ही नहीं दे सकता कि भाई कौन पहले आया, है ना। कि भैंस बड़ी क्या कल, ये फालतू के सवाल हैं जो कि भैंस तो नहीं पूछती, इंसान ही पूछते हैं। तो मतलब सोचने वाली बात है ना कि भैंस इंसान ज़्यादा समझदार है कि वो ऐसे सवाल ही नहीं पूछ रही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे सवाल फालतू के पूछते हैं। ज़्यादातर हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो पूछते थे ऐसे सवाल, फालतू के सवाल जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं हमारे, समझदार तो थे वो कहीं ना कहीं टॉपिक पे, उनकी जो सोच थी बहुत अच्छी होती थी किसी किसी जगह पे, लेकिन कहीं कहीं पे वो मूर्ख वाली बातें भी करते थे। और उसके बाद आता है दुर्खाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो दुर्खाइम है ये ज्ञानोदय के बारे में बात करते हैं, है ना। उनका मानना है कि ज्ञानोदय ज़रूरी है, इसका ये समर्थन करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बताते हैं कि जो ज्ञानोदय है बेसिकली, ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ पहले। ज्ञानोदय का मतलब होता है कि जब आप अपनी विचार प्रकट कर लेते हो, सोचने लगते हो खुद से, आप किसी कही बातों पे विश्वास नहीं रखते, आपको, आपने अगर खुद देखा होगा कुछ, आपके पास प्रूफ होगा किसी चीज़ को सिद्ध करने का, फैक्ट होंगे आपके पास, तब आप जाके उसका विश्वास करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इसी को हम ज्ञानोदय कहते हैं। जब इंसान ने सोचना शुरू किया, ठीक है, वो धर्म से हटके और रीति रिवाज भाषाओं से, या और जो चीज़ें हम बात करते हैं धर्म की या वैसी चीज़ों की, जो अलौकिक शक्तियाँ हैं उनकी बात करते हैं, उससे हट के जब हम बात करते हैं साइंस की, जब हम बात करते हैं तब हम ज्ञानोदय की बात करते हैं, ठीक है। इसी को हम ज्ञानोदय कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दुर्खाइम है ये ज्ञानोदय के बारे में बोलते हैं कि ये ज़रूरी है, आज की समाज को ध्यान में रखते हुए ज्ञानोदय ज़रूरी है, और ये चलता रहता है। वैसे ही कॉम्ट जो है ये इनसे पहले के समाजशास्त्री है, और कॉम्ट की विचारधारा को ही दुर्खाइम ने आगे बढ़ाया है, हमेशा से यही काम किया है इन्होंने। कुछ जगह पे ये इनका विरोध भी करते हैं कॉम्ट का, लेकिन कुछ जगह पे इनका समर्थन भी है, यानी कि इनसे प्रभावित है, कहने का मतलब ये है। अब बहुत बार पढ़ोगे कि जो समाजशास्त्री जैसे कि दुर्खाइम है, तो ये किसी के शिष्य रहे होंगे या किसी से प्रभावित रहे होंगे जब इन्होंने जाके अपने सिद्धांत रचे हैं। तो उस व्यक्ति की या तो वो समर्थन करेंगे उस व्यक्ति की कही हुई बातों पे जिनको ये अपना आइडल मानते हैं, या फिर उसका विरोध करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि ये निष्पक्ष है, इनको जो लगता है कि हाँ ये सही है, इनकी खुद की विचार है वो, ये नहीं कि किसी की कही बातों पे ये विश्वास कर रहे हैं। इसके लिए ये फैक्ट भी बताते हैं कि भाई इसलिए मैं इनकी बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, या इनसे प्रभावित हूँ, या इसलिए मैं इनसे प्रभावित नहीं हूँ, इनकी आलोचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो ये है, आपको ये याद रखना है। और जो दुर्खाइम है ना, वो ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है ना, वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, इसको इंग्लिश में सोशल फैक्ट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें इंग्लिश में चीज़ें जो समझ में आती है तो ज़्यादा दिन तक याद रह पाती है, बेशक आप हिंदी मीडियम के हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में याद रख पाते हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल फैक्ट मतलब सामाजिक तथ्य है। यानी कि उनका मतलब है कि जो जो समाजशास्त्र है ना, वो एक ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराता है आपको जिस पे कि आप विश्वास कर ही सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ होता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, जैसे कि सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है सारे, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं कि किसी ने, किसी का मन में आया, जैसे कि हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो किसी के मन में आई उसने लिख दी ऐसे ही। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे है कि ये प्रूव है, इनके पास फैक्ट है चीज़ों को प्रूव करने के लिए कि ये जो चीज़ें होती है इसलिए होती है, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़, जो भी आप ग्रंथ लिखते हो, जो भी सब्जेक्ट आप लिखते हो या पढ़ते हो, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर फैक्ट होते हैं, उदाहरण होते हैं, है ना, उसको प्रूव किया गया होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा।
ठीक है, दुर्खाइम और ज्ञानोदय मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक व्यक्ति जो कि ज्ञानोदय के जो ज्ञानोदय है जिसकी हम बात करते हैं जागरूकता, इसके लिए हम शब्द यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जागरूकता हम बात करते हैं कि जागरूक हो जाओ, तो ज्ञानोदय ऐसे शब्द है जागरूकता के लिए। वैसे ही एक व्यक्ति है डी बोनॉल्ड, ये भी समाजशास्त्री हैं बहुत बड़े, ठीक है। इन्होंने ज्ञानोदय को ना एक गलत तरीके से लिया है, ज्ञानोदय की आलोचना इन्होंने की है यहाँ पे। ये इनका मानना है कि हमें ये जो ज्ञानोदय है, ये जो शब्द है, ये साइंटिफिक शब्द है एक, ठीक है, और इससे ना समाज में संघर्ष पैदा होता है, कंपटीशन पैदा होता है, और डी बोनॉल्ड कंपटीशन नहीं चाहते थे हमेशा से, ठीक है। इनके विचार जहाँ पे पढ़ के ऐसे फील होता है कि ये कभी भी कंपटीशन फेस करना नहीं चाहते, और इनका मानना है कि हमें ना फिर दोबारा से मध्य युग में प्रवेश कर देना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि आप अपने पास्ट में नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। जो छूट गया वो छूट गया। तो इसी के बारे में ये बात करते हैं डी बोनॉल्ड कि हमें दोबारा से जो हमने जैसे शुरू किया है ना, जैसे कि हम बात करते हैं अर्ली मेंस की, तो बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जैसे, हम लोग सोचते हैं कि यार इतना संघर्ष है, इतनी मुश्किल है ज़िंदगी में, तो क्यों ना फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए चीज़ों को, दोबारा से हम जो है अर्ली मैंस की जो एक व्यवस्था थी उस समय चले जाएं, है ना, होमोसिपियंस वाली। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इसके बारे में बहुत। तो हम सोचते हैं कि यार क्यों ना, मतलब कितनी इजी लाइफ थी उन लोगों की कि बस रहना है और कोई टेंशन नहीं है कि जॉब्स करनी है या पढ़ाई करनी है, बस भूख लगी शिकार किया खा लिया। शिकार करना इतना आसान नहीं था मुझे पता है, लेकिन फिर भी जितनी मुश्किल ज़िंदगी आज है उससे कहीं ज़्यादा आसान उस समय थी, ठीक है, कहीं गुना कहीं हज़ार गुना आसान थी वो ज़िंदगी। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, सिर्फ मेरा नहीं है। जैसे कि ये है डी बोनॉल्ट, ये भी यही मानते हैं कि वो ज़िंदगी ज़्यादा आसान थी। जैसे कि हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं ना, कितना आसान था हमारा जीवन स्कूल के टाइम में, आराम से घर पे आ रहे हैं, बस फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लौटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ज़िंदगी का जी रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। वैसे ही ये भी सोचते थे कि हमें फिर दोबारा से उसी समय में चले जाना चाहिए जहाँ से हमने शुरू किया था। व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद, इसमें क्या है, यहाँ पे आपको ज्ञानोदय के बारे में बताएगा और डिटेल में कि कुछ और समाजशास्त्री है जो कि इसके बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आपका बन सकता है कि जो ज्ञानोदय है उसके बारे में बताइए क्या होता है, और कुछ समाजशास्त्रों द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं संक्षेप में उसकी व्याख्या कीजिए, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्ट और ज्ञानोदय के बारे में बताया हुआ है कि जो कॉम्ट ज्ञानोदय के बारे में क्या सोचते हैं ऐसे। तो जो कॉम्ट है ना, जैसे कि हमने बताया अभी पीछे कि जो डी बोनॉल्ट है ये समर्थन कर रहे हैं कि हमें पहले मध्य युग में चले जाना चाहिए क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया और जो साइंस वाली ज़िंदगी चल रही है अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो कॉम्ट है इनका वैसे तो इनसे प्रभावित है, ठीक है, डी बोनॉल्ट से प्रभावित है, उनके विचारों से प्रभावित है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ये लोग ये जो कॉम्ट है ये कह रहे हैं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है कि हम दोबारा से अपने पास्ट में चले जाएं, इतिहास में दोबारा से हम चले जाएं। हमारे पास तो टाइम मशीन नहीं है कि हम दोबारा से रिवर्स करें और वापस चीज़ें बदल जाए। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, ये एक इमेजिनेशन लाइफ हो सकती है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसका विरोध कर रहे हैं और इनका ज्ञानोदय का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्ट भी इनमें से एक है, हमने पीछे पढ़ लिया था कि जो दुर्खाइम और जो कॉम्ट है इसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञानोदय का। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एक और तो नहीं रह गया यहाँ पे, नहीं यही है मार्क्सवादी विचारधारा। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, ठीक है। इनका जो एक समय था वो आपको पढ़ने को मिलेगा 1818 से 1843, ठीक है, 43 नहीं 83, इसको 83 बोलते हैं 83 को। जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, ये वहाँ जब ये बचपन में छोटे थे, तो मतलब छोटे इतने भी छोटे जैसे जितने कि हम हैं अभी, जितनी हमारी उम्र है, तो कॉलेज में पढ़ते थे ये भी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पे ये ना हिंगलवाद से प्रभावित हुए थे। वहाँ पे एक ग्रुप था हिंगलवादियों का जो कि ये कहता था कि कुछ भी आपको कुछ करना है ना, कुछ सवाल डिबेट करने के बारे में बात करते थे ये, कि जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सवाल जवाब कीजिए, यानी कि ज्ञानोदय के बारे में बात करते थे ये।
लेकिन शुरू में तो ये इससे प्रभावित थे ज्ञानोदय से और मतलब हिंगलवाद से, लेकिन फिर बाद में कार्ल मार्क्स ने इनका विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो डिबेट है ना, ये डिबेट बिना किसी फैक्ट के हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। इन डिबेटों में जो ये लोग करते थे, हिंगल एक व्यक्ति है और हिंगलवाद यानी कि इस व्यक्ति से बहुत सारे लोग प्रभावित थे तो उसको हिंगलवादी कहते हैं। तो ये फैक्टों पे बात नहीं करते थे, ना ही इनके पास कोई एविडेंस थे। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि एविडेंस के बिना हमें डिबेट करना बेकार है, हम बिना एविडेंस के, बिना फैक्टों की डिबेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने हिंगल का विरोध किया यहाँ पे, है ना। और वही सेम चीज़ ज्ञान उदय की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये किसी की कही कहाई बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। हाँ, प्रभावित ज़रूर हुए थे कुछ बातों से कि हाँ डिबेट हमें करनी चाहिए, लेकिन डिबेट बिना फैक्टों के और बिना एविडेंस के करना बेकार है। हम इन दोनों चीज़ों के बिना डिबेट नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि आज तो हम कर लेंगे उन सब चीज़ों पर बात बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट के, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो उन सब बातों पे विश्वास नहीं रखेंगे। क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए, हम विश्वास रखते हैं साइंस पे। बहुत सारे बच्चे हैं जो जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी साइंस पे विश्वास रखता हूँ, ऐसे कहीं किसी की बातों पे मैं विश्वास नहीं रखता, ठीक है। या फिर मेरा एक पर्सनल किसी चीज़ पे ओवरव्यू होगा, एक्सपीरियंस होगा, मैं उसी पे ही बिलीव करूँगा, किसी की कई बातों पे नहीं करता मैं कभी भी विश्वास, ठीक है। तो वैसे ही इनका भी मानना था, ये भी वैसे ही ज्ञानोदय के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको और बताते हैं कि ज्ञानोदय का मतलब होता है आपके खुद के विचार भी आपके अंदर होने चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ किसी प्रकृति से जुड़े हुए हो तो, या फिर आप किसी समाज में रहते हो तो आप उनकी विचारधारा से प्रभावित हो जाओगे तो काम चल जाएगा। आप अगर हो भी रहे हो तो उसके पीछे रीज़न बताइए कि क्या है, क्या फैक्ट है, आप उस इनकी कही बातों पे विश्वास रख रहे हो, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं इस बारे में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं बेबर। लाइन से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, चीज़ों को। और इनका नाम मैक्स बेबर है और इनको बेबरवादी विचारधारा भी कहते हैं। इसमें क्या है यहाँ पे कि अब हम एक अन्य जर्मन समाजशास्त्री मैक्स बेबर की ओर रुख करते हैं। अक्सर गौर किया गया है कि मैक्स बेबर ने अपने विचारों और सिद्धांतों को निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर विकसित किया। बेबर के अनुसार मार्क्स ने एक कारण यूनी कैजुअल सिद्धांत को विकसित किया था, जिसमें प्रत्येक सामाजिक पहलू अर्थशास्त्र और आर्थिक कारण द्वारा अग्रेषित किया गया था। इस आलोचना को यह कहकर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत बेबर से मेल नहीं खाता, जो इसकी तुलना में ये कहता था कि ऐसे विविध कारण या कारक या कारण है जो समाज में साथ साथ काम करते हैं और इसे क्रियाशील बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जो मैक्स वेबर है, ये कार्ल मार्क्स के विचारधारा को अब ध्यान में रख के, कार्ल मार्क्स अभी हमने पीछे पढ़ा है उनके बारे में, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो ये जो कार्ल मार्क्स हमने पीछे पढ़ा था उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कार्ल मार्क्स है, इनके विचारों से इनके विचारों को ध्यान में रख के, है ना, जैसे कि हम नहीं करते कुछ भी, हम काम करते हैं या कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आता रहता है किसी चीज़ के बारे में। तो वैसे ही जब ये सिद्धांत बना रहे थे अपना, तो कार्ल मार्क्स को ध्यान में रख के मैक्स वेबर ने अपने विचारों को या अपने सिद्धांतों को विकसित किया, ठीक है। विकसित करने का मतलब अपने विचारों को लेके आए सामने, कि जैसे कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि या तो कोई व्यक्ति किसी विचार की आलोचना करेगा, ठीक है, विचारक की या उसके विचार की। कभी भी किसी विचारक की आलोचना नहीं होती है, उसके विचार की आलोचना होती है। ये आप ध्यान रखना हमेशा, ये छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ विचारक। विचारक कौन है? विचारक है एक व्यक्ति, ठीक है, एक पर्सन। जैसे कि हमने बात की कार्ल मार्क्स के बारे में, तो ये एक विचारक है और इनका विचार, इनके कोई एक विचार तो होंगे नहीं, है ना, इनके बहुत सारे थॉट्स होंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर या अलग अलग समाज में अलग अलग जो विषय होते हैं उनके ऊपर। तो कभी भी इनकी आलोचना नहीं होगी, इनके विचारों की आलोचना होगी कि ये इस मामले में गलत कह रहे हैं। आप कभी भी ये मत कहना कि जो मैक्स वेबर है वो कार्ल मार्क्स की आलोचना कर रहे हैं, नहीं, उनके विचारों की आलोचना कर रहे हैं कि ये जो विचार इन्होंने दिया है ये गलत है। कुछ विचार होंगे ऐसे जो इनकी ये समर्थन करते होंगे, पॉजिटिव्स उनके बारे में बोलते होंगे कि ये अच्छे विचार इन्होंने दिए हैं समाज को। हमने अभी पीछे भी देखा कि जो कॉम्ट है और जो दुर्खाइम है, वो एक दूसरे के, जैसे कि दुर्खाइम में वो कॉम्ट के विचार से प्रभावित थे, लेकिन कहीं कहीं उनके विचारों का, कुछ विचारों का विरोध भी करते होंगे। डेफिनेटली ऐसा भी होता होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है।
ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है। और क्या ये भी देख लेते हैं क्या है ये। हाँ, इसमें क्या है कि जो वेबर है, मैक्स वेबर है, इन्होंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है। ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद, ये खुद इस धर्म से थे शायद, क्योंकि जर्मन में यही धर्म था वहाँ पे, प्रोटेस्टेंटवाद। ये बेसिकली जो हम बात करते हैं ना, चर्च वाला जो धर्म है, इसका ये एक एडिशन है। ठीक है, एडिशन से मेरा मतलब है कि एक नया धर्म चर्च से निकल के आया है, जिसको हम मतलब चर्च जहाँ पे जाते हैं लोग, तो उस धर्म का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, सॉरी फॉर दैट। पर जो चर्च, जैसे लोग जो चर्च में जाते हैं, पादरी वगैरह जो फादर वहाँ पे होते हैं, तो इस चर्च में ना दिक्कतें आने लगी थी पहले। ठीक है, तो इसको, इन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद एक नया एडिशन चर्च का निकल के आया, जिसको हम प्रोटेस्टेंटवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये धर्म है प्रोटेस्टेंटवाद। ठीक है, इसको आप याद रखना। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैक्स वेबर है, इन्होंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है। जैसे कि हिंदू धर्म मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी किया, अपने धर्म को भी स्टडी की इन्होंने। और मुस्लिम्स की स्टडी की इन्होंने, जो धर्म है मुस्लिमों का। ठीक है, और चाइना में कन्फ्यूशियसवाद करके एक धर्म है, ठीक है, उनका अध्ययन किया। बहुत सारे धर्म, जो बड़े बड़े धर्म है ना दुनिया में, उन सभी का अध्ययन किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये धर्म में खुद पले बड़े हैं, ऐसे धर्म में, प्रोटेस्टेंटवाद में, जो कि सबसे बेस्ट इनको लगता है कि ये जो धर्म है सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको विकास दिखाई देता है। ये लोग जो है किसी भी बात पे ऐसे विश्वास नहीं रखते, ये लोग भी बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, अपने अपनी जो मेहनत है उस पर विश्वास रखते हैं। तो ये प्रोटेस्टेंटवाद के अंदर आता है। ठीक है, ये धर्म है जो कि अपने लोगों को ये सिखाता है मेहनत करना। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह नहीं सिखाता। हिंदुओं में पूजा पाठ देखते हो आप बहुत ज़्यादा, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, सेविंग्स नहीं कर पाते। मुस्लिमों में भी ऐसी होता है, तो ये दिक्कतें हैं। उसके बाद स्पेंसर का विकासवाद का सिद्धांत है एक। स्पेंसर ये एक सोशोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है। स्पेंसर सामाजिक डार्विनिस्ट थे, और उसकी राय थी कि समाज खुद प्रगति करता है, और इस विकास में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो हम लोग हैं, जो समाज है, वो खुद में खुद डेवलपमेंट करता है। कैसे करता है? मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम बात करते हैं अपनी हिस्ट्री की, या जो अर्ली मैंस के हम बारे में बात करते हैं हिस्ट्री में जाके, होमोसिपियंस की, तो उस समय हम बात करते हैं कि वो लोग बड़े ही, मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी संघर्ष नहीं था लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे जो जो डिमांड होती है ना, वो इंक्रीज़ होने लगती है। कैसे पता चला मुझे? ऐसे पता चला कि जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ली मेंस का। ठीक है, फिर अर्ली मेंस में डिमांड बहुत ज़्यादा ना थी, मतलब बिल्कुल नहीं थी डिमांड। उसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद एक दूसरा ईरा शुरू होता है, जिसको हमने बोला दास प्रथा, जिसमें कि लोगों को खरीदना और बेचना शुरू किया गया है, क्योंकि लोगों को एक ज़रूरत महसूस होने लगी कि यार एक नौकर चाहिए हमें काम करने के लिए, तो इन्होंने ऐसा शुरू किया। ठीक है, डिमांड शुरू हुई। और तीसरी बारी में हमने बोला सामंतवाद। ठीक है, एक सामंतवाद का दौर आया, जब हमने देखा कि एक नई नई आर्ट्स जो है, कलाएं सामने आई। और फिर चौथी बारी में पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में मतलब आपको पता है कि यार यहाँ पे सब जो भी काम होते हैं वो पूंजीवादी होते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में होते हैं, उद्योग लगे होते हैं, वहाँ पे काम होते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आज आप देखो, पूंजीवादी तो है आज भी, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। उसको डिमांड को पूरा करने के लिए कोई इंसान काम नहीं कर सकता, सारे काम मशीनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है ना उसको पूरा करने के लिए, पॉपुलेशन को, ताकि सबको मिल सके, हमें मशीन लगानी पड़ती है। खेती बाड़ी में भी ऐसी होता है ना, मशीनों के बिना काम नहीं होता है आज। तो इसी को ये जो है विकासवाद कह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक आपका हो जाता है ख़त्म। आशा करता हूँ ये पहली वीडियो थी मेरी, आपको पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है, तो आप मुझे बता सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।